नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दिन भर की आज की बड़े घटनाक्रम से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है और हंगामेदार रहने वाला है। 3 दिन का ही सत्र है, जिसमें से कल पहला दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन है, लेकिन हंगामेदार रहेगा। शीत सत्र का दूसरा दिन है और अनुपूरक बजट सरकार इस दौरान पेश करेगी और वहीं लेखानुदान भी सदन में पेश होगा। किसानों और मजदूरों को इस दौरान बड़ी सौगात मिल सकती है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। यह 17वीं विधानसभा का आखिरी और इस साल का चौथा सत्र है और आज सदन में वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट, अगले वित्तीय वर्ष का अंतरिम बजट और 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट में किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़ी सौगातों का ऐलान हो सकता है। सदन में बजट पेश होने के बाद प्रश्न भी लिए जाएंगे। इसके बाद सदन के एजेंडों के अनुसार कार्यवाही होगी और शाम 4:30 बजे विधानसभा के सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो भी इसके बाद किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में जैसे कल भी हम देखने को मिला था कि सदन के बाहर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, कमोबेश आज भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बाहर प्रदर्शन कर रही है सदन के विधानसभा के बाहर। लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग। जब से लखीमपुर खीरी कांड हुआ है, अजय मिश्र टेनी के बेटे का नाम उसमें सामने आने के बाद जब से गिरफ्तारी हुई, तब से विपक्ष मांग कर रहा था कि उनको बर्खास्त किया जाए। हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, इसमें पत्रकारों के साथ बदसलूकी अजय मिश्र टेनी ने की, उसके बाद अब पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक ये मांग अब उठ रही है और यही वजह है कि कांग्रेसी जो सदस्य हैं वह विधानसभा के बाहर भी हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो ये सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे हमारे सहयोगी ने अनूप कुमार ने बातचीत भी की। वो बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर स्वयं इस वक्त अनूप कुमार हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। लिहाजा उनसे वर्तमान स्थिति मालूम करते हैं। अनूप, जानना चाहेंगे आपसे, शीतकालीन सत्र ये इसका दूसरा दिन है। लगातार हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि सदन के भीतर गर्माहट देखने को मिल सकती है। शीतकालीन सत्र एक तो ये इस कार्यकाल का आखिरी सत्र भी माना जा रहा है, लेखानुदान भी आएगा और साथ ही अनुपूरक बजट पास कराने की मंशा तो सरकार की है, लेकिन इस छोटे से सत्र में विपक्ष भी जमकर सरकार को घेरने की कोशिश। सदन के बाहर तो गर्माहट आप देख ही रहे हैं, सदन के भीतर भी इसी तरह के आसार हैं। अनूप, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आज दूसरा दिन है बजट सत्र का। जिस तरीके से अनुपूरक बजट आज पटल पर रखा जाएगा, उस पर कल बहस की जाएगी। इसके पहले अनुपूरक बजट की बात करें तो 7300 करोड़ का अनुपूरक बजट आया था। जाहिर सी बात है, उम्मीद है कि 7300 से ज्यादा का बजट इस बार पेश करने की उम्मीद जताई जा रही है। और आपने देखा किस तरीके से अभी मैं ठीक पीछे देखिए अजय कुमार लल्लू खड़े हैं और तमाम जो नेता थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च निकाला था। इनकी मांग थी कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड मामले में जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए, सरकार घिरी और अजय कुमार मिश्रा केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। अभी एसआईटी की जब रिपोर्ट जब आई, उसके बाद ये मामला गर्मा गया और लगातार इस पर प्रदर्शन हो रहा। कल भी इसी मामले को लेकर प्रदर्शन था और जिस तरीके से हमारी बात हुई अजय कुमार लल्लू से, प्रदेश अध्यक्ष हैं सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना से, उनका कहना था ये विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि जब तक अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस सवाल उठाती रहेगी। पूरे सत्र की कोई बात करें तो अभी 2 दिन का सत्र ही हुआ है, दूसरा दिन है। कल से रात तक लगातार जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, हालांकि कल कंडोलेंस हो गया था, लेकिन आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक जो फिर एमएलसी हैं वो पूरी तैयारी से है, उनसे बात हुई तो उनका भी कहना, अगर जिस बजट सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा, अगर उसमें सरकार या फिर जो विपक्ष की जो मांगे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या फिर कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर सवाल उठाएंगे, इस पर वो बहस करने की भी जिस तरीके से मांग कर रहे हैं लगातार विपक्ष। तो अगर इस मामले पर बहस नहीं होती तो जाहिर सी बात है वहां पर विरोध देखने को मिलेगा। लेकिन ये पूरे बजट सत्र में जिस तरीके से 3 दिन का रखा गया,
विपक्ष जो अपनी मांगों को लेकर भी तक खड़ा है या फिर प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से गांधी प्रतिमा से लगा के विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है, तो और विधानसभा के सामने जिस तरीके से गन्ना और किसानों को लेकर के, धान के बोरे के लेकर के अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया है। तो जाहिर सी बात है आज अनुपूरक बजट पेश पटल पर रखा जाएगा तो जोरदार हंगामे की उम्मीद है। जी अनूप, नजर बना के रखिए, जोरदार हंगामे की उम्मीद है। सदन के बाहर भी आप मौजूद हैं और सदन के भीतर जब कार्रवाई शुरू होगी तब भी लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश का इस वक्त जारी है, दूसरा दिन है। सदन के बाहर जिस तरह से तेवर देखने को मिल रहे हैं विपक्षी सदस्यों के, ये तय माना जा रहा है कि सदन के भीतर भी जबरदस्त हंगामा हो सकता है। खासतौर पर लखीमपुर खीरी कांड की गूंज सुनाई दे सकती है, क्योंकि विपक्ष अब पुरजोर तरीके से, खासतौर पर एसआईटी के एक और बड़े खुलासे के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अनुप मिश्र टैनी के बर्खास्त किए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। लिहाजा यह तय है कि सदन के भीतर जब अनुपूरक बजट रखा जाएगा तो उसके बाद हंगामा सदन के भीतर आज भी देखने को मिलेगा। बहरहाल इन सब के बीच चूंकि सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया है, हमारे सहयोगी अनूप कुमार ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से बातचीत की है, उनकी रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर वाले मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मामला गर्मा गया है और विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। दीपक सिंह एमएलसी हैं, राधना मिश्रा मोना विधानमंडल दल हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। मोना जी से बात करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले ये धरना क्या कब से कांग्रेस? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी की मांग रही है कि किसानों को लखीमपुर के तभी न्याय मिलेगा जब अजय कुमार मिस्टर टैनी के बेटे की जो संदिग्ध भूमिका, तो एसआईटी की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया है, पूरी तरह से दोनों पिता पुत्र की भूमिका स्पष्ट हो गई है। फिर सरकार उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। अगर किसानों को न्याय लखीमपुर की घटना में तभी न्याय हो पाएगा जब अजय कुमार टैनी को बर्खास्त किया जाएगा। हमारी मांग यही रही है। आज भी हमने जीपीओ से लेकर विधानसभा तक मार्च किया है। विधानसभा का सत्र शुरू है, आज विधानसभा में भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे। सरकार बचने का प्रयास कर रही है। पार्लियामेंट में कल राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, आज कार्य स्थगन, उन्होंने नियम 56 को हटा दिया, क्वेश्चन आवर हटा दिया, क्योंकि सरकार चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती। पर जब तक कांग्रेस पार्टी की ये मांग पूरी नहीं हो जाती, और ये कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, ये किसानों के अधिकार की मांग है, और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। कल पत्रकारों से भी अभद्रता किया है अजय मिश्रा टेनी ने, और आज उनको दिल्ली तलब किया गया है। क्या लगता है ये सवाल विधानसभा में भी उठेगा? देखिए, सत्ता का घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। पत्रकारों से बदसलूकी, नेताओं से बदसलूकी, किसानों की निर्मम हत्या, आम आदमी के साथ बदसलूकी, ये सरकार का चरित्र हो गया। कौन सा ऐसा कारण है कि अभी तक एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? अभी प्रधानमंत्री जी लाइट एक्शन कैमरा में व्यस्त है, शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग से खाली होंगे तब तो उनको देश के बारे में चिंता होगी। मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर कब चलेगा? भेज दूं बुलडोजर आपके घर, चलवा दीजिए ना अजय मिश्रा टेनी के घर। क्षमता नहीं है मुख्यमंत्री के अंदर, इच्छा शक्ति नहीं, इसलिए उनको संरक्षण दे रही है सरकार। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू थे, जिनका साफ तौर से कहना था और सरकार पर आरोप है कि जिस तरीके से सरकार लखीमपुर वाले मामले में घिरी है, और ये जो सवाल है, तमाम सवालों के साथ विधानसभा सत्र में भी सवाल उठाए जाएंगे। कश्यप के साथ अनूप, जनता टीवी, लखनऊ। तो लखीमपुर खीरी कांड की गूंज सदन के बाहर भी आपने देखी, सदन के भीतर भी लगातार देखने को मिल सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। इन सबके बीच खबर यह भी आ रही है कि आज पार्टी हाईकमान यानी भाजपा के हाईकमान के सामने अजय मिश्रा टेनी पेश हो सकते हैं। पार्टी हाईकमान टेनी से सवाल जवाब कर सकता है, और कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से भीतर खाने से खबर यह भी आ रही है कि जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, और खासतौर पर पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी का मामला कल निकल के सामने आया, उसके बाद हाईकमान भी, आलाकमान भी नाराज नजर आ रहा है अजय मिश्रा टेनी की इन हरकतों से, और यही वजह है कि सवाल जवाब उनसे हो सकता है। कल लखीमपुर में पत्रकारों पर भड़के थे टेनी, बेटे आशीष से जुड़े सवाल दरअसल पत्रकार ने पूछ लिए थे, और उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भड़क गए थे। इसके बाद लगातार विपक्ष और मुखर हुआ है अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर, उनको बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर। यही वजह है कि दिल्ली तलब किया गया है, कल ही दिल्ली पहुंच गए थे, आलाकमान के सामने पेश हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि इस विषय को लेकर सवाल जवाब उनसे
होगा। एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लगातार अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग उन्होंने की है। प्रियंका ने ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो। छोटा सा ट्वीट है लेकिन बर्खास्तगी की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का आह्वान है और बैंक कर्मचारियों की आज देशव्यापी हड़ताल है। 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। आज स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में 11 बजे बड़ी सभा यूएफबीयू के कर्मचारी इसमें रहेंगे। हजरतगंज में यह प्रदर्शन किया जाना है। तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का आह्वान है और अखिल भारतीय स्टेट पर मतलब भारत के लेवल पर यह स्टेट बैंक मुख्य शाखा के साथ साथ बैंकों की हड़ताल है। बैंकों के निजीकरण का विरोध बैंक कर्मी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगले 2 दिन बैंकों का कामकाज प्रभावित रहने वाला है। जया सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से सीधी जुड़ रही हैं, उनके पास चलते हैं। जया सिंह, एसबीआई यूं कहें कि बैंकों की हड़ताल है, कामकाज प्रभावित रहने वाला है अगले 2 दिन के लिए और आम लोगों को भी जाहिर सी बात है कि इससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है बैंक के कर्मचारियों का जो हड़ताल पर जा रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या प्रमुख मांगे हैं, डिटेल में जरा दर्शकों के लिए बताइए जया। बिल्कुल हितेश, मैं इस वक्त यहीं पे हूँ हजरतगंज, लखनऊ के हजरतगंज में। यहाँ पे बैंक के सभी कर्मियों का यहाँ पे हल्ला बोल होने वाला है और बड़ी संख्या में सारे बैंक के जो कर्मचारी हैं वो जुटने वाले हैं। हालांकि जो वक्त है वो दोपहर को 11 बजे के आसपास यहाँ पे लोग जुटेंगे और मैं एसबीआई के जस्ट सामने हुई हूँ और यहीं पे उनका एक बैठक चलेगा। इसके बाद वो अपने मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने वाले। उनका कहना है कि सरकार लगातार निजीकरण कर रही है बैंकों का। 28 से बैंक अब 12 हो चुके हैं, जबकि 28 से बैंक 12 हो चुके हैं और उनका भी निजीकरण का सरकार अपना रोड मैप तैयार करी है, जिसके विरुद्ध हम हल्ला बोल करेंगे और पूरे देश में हम अपने कामकाज को भी बाधित करेंगे। क्योंकि हमारी मांग है कि हमारी रोजगार की गारंटी कौन देगा, हमारे बच्चे भी, हमें तनख्वाह भी समय से नहीं मिलता है और निजीकरण करके कहीं ना कहीं हमारे रोजगार पे भी सरकार एक तरीके से सलवार लटकाने की कोशिश कर रही है। जया, अभी चूंकि आपने बताया कि 11 साढ़े 11 बजे के बीच में कर्मचारी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद में ये पूरी तरह से हड़ताल के संदर्भ में वहां पर हल्ला बोलेंगे, लिहाजा आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तब तक आप नजर बना के रखिए जया। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर बैंकों की हड़ताल है और उस हड़ताल के संदर्भ में तमाम जो कर्मचारी हैं विरोध दरअसल इस बात का लेकर कर रहे हैं कि निजीकरण की तरफ जिस तरह सरकार बढ़ रही है उस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से कर्मचारी हड़ताल आज कर रहे हैं। बैंकों में 2 दिन कामकाज प्रभावित रहेगा। आगे भी रिपोर्ट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपको सीधे हम दिल्ली लिए चल रहे हैं इस वक्त, जहां पर वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने उद्गार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ढाका में जो 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध को 50 वर्ष पूरे हुए हैं और आज ऐतिहासिक जीत मिली थी। उस युद्ध में शहीद हुए हमारे तमाम वीर सैनिकों की शहादत को भी आज याद किया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक ऐतिहासिक लड़ाई 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीती थी। उस स्वर्णिम विजय मशालों के संदर्भ में यहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है और ये वार मेमोरियल जो दिल्ली में बनाया गया है, ऐतिहासिक वार मेमोरियल, यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप इस वक्त देख रहे हैं और एक मोमेंटो रक्षा मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को यहां पर भेंट किया गया है। और यहां पर
खास तौर पर अग्नि मशाल प्रज्वलित की गई हैं। आज का कार्यक्रम उन परिवारों के घरों से इस मशाल को प्रज्वलित करके यहां पर लाया गया है जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी और देश के नाम एक बड़ी जीत दर्ज की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में ये जो महाविजय हुई थी, उस महाविजय की याद में यह विजय दिवस मनाया जाता है। और ऐसे में जो हमारे वीर सैनिक उस युद्ध में शहीद हुए, 50वें विजय दिवस के मौके पर उन तमाम घरों से विजय मशाल प्रज्वलित करके यहां पर लाई गई है और उन्हें यहां पर प्रज्वलित किया गया है। लगातार बता रहे हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म हुए आज 50 साल पूरे हो गए। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की तरफ रुख करें। देर रात करीब 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत अपने घर मुजफ्फरनगर सिसौली पहुंच गए, जो कि कल रवाना हुए थे गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर पिछले 383-84 दिन से लगातार राकेश टिकैत बने हुए थे। किसानों के जब हटने का सिलसिला हुआ तो राकेश टिकैत आखिर तक वहां पर रुके रहे और उसके बाद हवन पूजन करने के बाद उन्होंने यहां से छोड़ा और उसके बाद पूरी तरह से किसानों के डेरे अब यहां से बॉर्डर से उठ गए हैं। और मुजफ्फरनगर के सिसौली जो उनका गृह ग्राम है, वहां पर जब देर रात करीब 1 बजे पहुंचे तो किस तरह उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सिसौली वासियों और परिवार वालों ने फूल बरसाकर और पूजा अर्चना कर भव्य स्वागत राकेश टिकैत का किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्होंने एक तरह से इस पूरे आंदोलन के मुखिया के रूप में और एक चेहरे के रूप में लगातार खुद को सामने रखा, आंदोलन में बने रहे और ये प्रण लिया था कि जब तक कि आंदोलन खत्म नहीं होता, तब तक कि किसानों की जीत नहीं होती, तब तक वो अपने घर नहीं लौटेंगे। लिहाजा इस लंबी अवधि के बाद जब वो घर लौटे तो ऐतिहासिक स्वागत उनका किया गया। की आवाज पर है, जहां आज उन्होंने घर वापसी की है और जीत कर दिल्ली से मुजफ्फरनगर अपने आवाज सिसौली पर आए। चंद कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं, पूछते हैं कि ये आंदोलन किस तरह का रहा और आज किस तरीके से। ठीक है साहब, जनता टीवी में आपका स्वागत है और आपको जीत की बधाई भी है कि सरकार ने तीनों की सील वापस ली और आपकी किस तरह का अनुभव रहा है आपका, ये फैसला हुआ है। जीते हैं तो जीत की किस तरीके पूछिए। ठीक रहा आंदोलन, लोग ठीक रहा फैसला हो गया, फैसला जब हो जाए जिस कंडीशन को। अच्छा, अब आगे क्या? तो राकेश टिकैत पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में सिसौली अपने गृहग्राम और ऐतिहासिक स्वागत वहां पर किया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवभूमि की, यानी उत्तराखंड की, जहां पर आज का दिन राजनीतिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मिशन उत्तराखंड पर पहुंचने वाले हैं और देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य में चुनाव से पहले राहुल का ये पहला दौरा है। राहुल की इस रैली से पार्टी चुनावी शंखनाद का आगाज करने जा रही है। यही वजह है कि विजय दिवस के मौके को खास तौर पर चुना गया और माना जा रहा है कि जो भी विजय दिवस के संदर्भ में यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी होगा, मंच पर शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी होगा और उसके बाद इस चुनावी सभा को यहां पर वो संबोधित करने वाले हैं। परेड मैदान इसलिए महत्वपूर्ण कि अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब देहरादून पहुंचे थे तो इसी परेड मैदान से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि जितनी भीड़ उस समय जुटी थी उससे ज्यादा भीड़ यहां पर आज जुटेगी, चूंकि राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि जो दावा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहां पर कर रहे हैं वो हकीकत में उतर पाता है या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि एक तरह से चुनावी शंखनाद के रूप में इसे देखा जा रहा है, जहां स्वयं राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अजीत कांबोज इस वक्त परेड मैदान में ही सीधे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, कुछ समय पहले इसी मैदान पर आप कवरेज कर रहे थे, प्रधानमंत्री की आपने जनसभा को कवरेज किया। आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, विजय दिवस भी है, लिहाजा शहीदों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी कांग्रेस ने रखा और उसी बहाने राहुल गांधी को यहां पर बुलाया भी गया। राहुल गांधी के कार्यक्रम और कहीं ना कहीं उस आत्मसम्मान और उस राष्ट्रवाद से भी जोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। बहरहाल जनसभा, दावा ये कि पीएम से ज्यादा बड़ी जनसभा होने वाली है, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप अजीत?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आज के दिन की बात की जाए तो 16 दिसंबर का दिन जो चुना गया है राजधानी देहरादून में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा को लेकर, तो काफी महत्वपूर्ण दिन है। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को रौंदते हुए जिस तरह से बांग्लादेश को अलग कराया था और एक भूगोल बदलने का काम किया था पूरे विश्व के पटल पर, तो उसको लेकर आज का दिन चुना गया है और जनसभा यहाँ पर संबोधित होने जा रही है। लेकिन जनसभा से पहले राहुल गांधी जो जब देहरादून पहुंचेंगे तो जो सीधे तौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि एक मंच यहाँ पर बनाया गया है विजय संकल्प रैली का। इस मंच से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से, और तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठेंगे। और जो मेरे आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन से भी मैं चाहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करेगी। सीधे तौर पर यहाँ पर पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है, जो भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के जो विजयी वीर सपूत हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, उनके परिजनों को आमंत्रित किया गया है। उनका सम्मान समारोह यहाँ पर शुरू हो चुका है और राहुल गांधी इन सभी से यहाँ पर मुलाकात करेंगे। बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं राहुल गांधी की जनसभा को लेकर, तो तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों पर चल रही है। और जिस तरह का एक दावा यहाँ पर कांग्रेस संगठन की तरफ से किया जा रहा है कि 4 दिसंबर को जब राहुल गांधी से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और 4 दिसंबर को उन्होंने एक बड़ी जनसभा को यहाँ पर शंखनाद के माध्यम से संबोधित करने का काम किया था, एक चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था, तो उसी का पलटवार आज कांग्रेस राहुल गांधी के तौर पर कर रही है। राहुल गांधी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है जनसभा संबोधन के लिए, और सीधे तौर पर जब राहुल गांधी यहाँ से आम जनसभा को संबोधित करेंगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर काफी बेहतर किया गया है और एक बांधने की कोशिश की गई है बैनर पोस्टर के माध्यम से कि जो भी लोग अंदर पहुंचेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, राहुल गांधी को सुनने का काम करेंगे। और लगभग 1 बजे राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, जनसभा संबोधित करने का काम होगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं और एक तरह से पलटवार उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से आज भाजपा की तरफ किया जाना है। जी अजीत, नजर बना के रखिए, महत्वपूर्ण दिन है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ऐतिहासिक रहने वाला है और जो पीएम का यहाँ पे जनसभा हुई उससे ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाली है, लिहाजा इस पर भी बातचीत करेंगे और तमाम जो पल पल का अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत, नजर बना के रखिए। तो और इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर चंदौली से आ रही है उत्तर प्रदेश की, उसको भी हम रुख कर लेते हैं। चंदौली से खबर है जहां के बबूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फुगड़कुंडा गांव है, यहां एक हादसा हो गया। देर रात तेज रफ्तार से मिर्जापुर से आ रही एक कार पेड़ से टकराने के बाद नहर में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी के नहर में गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और फौरन जिला अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त चंदौली से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, ये रात में एक बड़े हादसे की खबर निकल के आई है और 4 लोगों के जान जाने की खबर है, क्या कुछ मृतकों के संबंध में जानकारी निकल के आ पाई है? धर्मेंद्र, हादसे के बारे में कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि देर रात तेज रफ्तार का कार एक बार फिर चंदौली जनपद में देखा गया। जी, पूरा मामला बबूरी थाना क्षेत्र के फुगड़कुंडा गांव का है, जहां मिर्जापुर जिले के सेरवा गांव निवासी 4 युवक कल रिश्तेदारी में आए थे, जो कि कल देर रात को घर लौट रहे थे। लौटते समय तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई। टकराने के बाद वहीं पे पास में नहर था, नहर में जा गिरी, जिसमें कि चारों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हालांकि रेस्क्यू कर पुलिस ने उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित किया, जिसमें से 3 सगे भाई है और एक ड्राइवर है। जी धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।